देखो बच्चों, अब हम देखेंगे, अब इधर देखेंगे बच्चों हम आवेश के मात्रक। ठीक है, तो आवेश के मात्रक क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसका अपना एक मात्रक होता है। मान लो आप अगर देखोगे कोई, मान लो दुकान पे आप चीनी वगैरह लेने गए, तो उससे उसके यहाँ आप जाओगे दुकानदार के यहाँ, तो उससे कहोगे कि भाई हमको चीनी दे दो, कितनी दे दो, तो उसको बताओगे है ना कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो। ठीक, कपड़े वाले के यहाँ अगर आप गए तो उससे आप बताओगे कि भैया हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो, ऐसे तो कहोगे। दूध वाले के यहाँ आप अगर गए तो उससे आप क्या कहोगे, 2 लीटर दूध दे दो। देखो इधर बोल रहा हूँ ना ऐसे। ऐसे तो जब जाओगे चीनी वाले के यहाँ तो उससे कहोगे 1 किलोग्राम चीनी दे दो, 2 किलोग्राम, जितनी आवश्यकता होगी आपकी। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि चीनी को जब आपने मांगा उससे, तो उससे 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक तो ये शुरू में देखो, एक क्या है, ये आंकिक मान होता है। क्या होता है ये? आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा जो पीछे आप बोल रहे हो किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, क्विंटल, ये सब क्या होते हैं? मात्रक। ये क्या होते हैं बच्चों? मात्रक। ऐसे तो जाओगे ना चीनी वाले के यहाँ, भैया 1 चीनी दे दो, हैं, ग्राम में बोलोगे किलोग्राम चीनी दे दो। तो जो पीछे चीज़ आई लगी हुई है इसको हम बोलते हैं मात्रक। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हर चीज़ का ये किसका मात्रक है? तो ये द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। ये कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था है। उसके अलावा ये देख रहे हो मीटर। मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का मात्रक है। ऐसा तो अब मीटर तुम कपड़े वाले के आए तो नहीं जो 2 किलो कपड़ा दे दो, हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लंबाई में मांग रहे हो ना, तो लंबाई का अपना विशेष मात्रक होता है, वो क्या होता है? मीटर। क्या होता है? ये लंबाई का मात्रक है ना। और ये देखो, ये भी एक तरीके से लीटर क्या है? द्रव्यमान का मात्रक ये भी है, लेकिन ये द्रव्यमान का मात्रक द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ऐसे ही ताप का मात्रक अपना होता है सेंटीग्रेड, है ना। समय का मात्रक अपना सेकंड होता है, समय को नापते हो सेकंड में। उसी तरीके से हमारा जो कूलाम, ये आवेश आया, सॉरी आवेश जो आया, आवेश कल हमने आपको बताया था, आवेश कल आपको बताया था कि नहीं? ठीक, आवेश कल आपको बताया था हमने। क्या होता है? वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। और वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे है तो उसका अनुभव ही करता, पता भी यही लगाता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आवेश अगर किसी वस्तु, मान लो ये वस्तु हमने कह दिया ये वस्तु जो है आवेशित है, और एक ही दूसरी वस्तु हमने कह दिया ये भी आवेशित है। अब हम पता कैसे लगाएं कितनी आवेशित है? भाई बताओ तो कुछ, कितनी आवेशित है? मतलब हमने कहा हम चीनी ले आए, तो हम मम्मी पूछेंगे कितनी ले आए, तो बताओगे 1 किलो ले आए कि 2 किलो, तब तुम जान पाओगे, अनुभव लगा पाओगे। ऐसे अगर हमने कह दिया ये मार्कर ये वाला आवेशित है, ये वाला भी आवेशित है, तो हमने पूछा ये कितना आवेशित है, ये बताओ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, आवेश को नापने के लिए भी एक मात्रक बनाए। ठीक है, आवेश को नापने के लिए भी मात्रक वैज्ञानिकों ने बनाया है, और उन्हीं मात्रकों को हम पढ़ेंगे। और समझो, एक चीज के कई मात्रक हो सकते हैं, एक नहीं। जैसे चीनी को आप काय में नाप सकते हो, तौल सकते हो। मान लो चीनी को, तो पहला तो किलोग्राम तो सब लोग जानते हो, है ना। इसके अलावा ग्राम में भी तौल सकते हो कि नहीं? ग्राम, जब छोटी चीज़ नमकीन लेने जाओगे तो 50 ग्राम दे दो, हैं, तो ग्राम में तौलते हो। उसके अलावा जब ज़्यादा चीज़ लाओगे, मान लो गेहूँ लेने जाओगे तो क्विंटल में तौलते हो। तो देख रहे हो, द्रव्यमान के कई मात्रक होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ आवेश के कई सारे मात्रक पढ़ेंगे, और वो जितने मात्रक होते हैं जल्दी से उनको हम देख लेते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो देखो इधर कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले बच्चा इसका जो मात्रक होता है वो हमें यहाँ पे याद रखना है कि आवेश जो होता है Q बराबर, देखो इधर बच्चों, आप कक्षा 10 में आप लोगों ने एक धारा का सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, I बराबर Q/T, ये पढ़ा था कक्षा 10 में। धारा का सूत्र पढ़ा था, I बराबर Q/T। Q क्या था? आवेश है, और T क्या है? समय। ये तो यहाँ से Q का मान अगर आप निकालोगे बच्चों, Q का मान अगर यहाँ से निकालो तो क्या आ जाए? Q बराबर I × T आ जाए कि नहीं? ठीक है, अब हम मात्रक किसका निकालना है? Q का निकालना है। तो हमें I का मात्रक पता चल जाए और T का मात्रक पता चल जाए, दोनों का गुणा करा दें तो हमें Q का मात्रक भी मिल जाएगा कि नहीं? तो I का मात्रक क्या होता है बच्चों? सब लोग जानते हो, I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। गुणा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। बात समझ पाए? तो यहाँ से अगर आवेश का मात्रक देखोगे तो एक तो मात्रक ही निकल आया, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या निकला है बच्चों? एम्पियर इंटू सेकेंड। और जो ये एम्पियर इंटू सेकेंड आया बच्चों, इसी को कूलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलाम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया? एक ये मात्रक तुम्हारा निकल के आया इस सूत्र से, एम्पियर गुणा सेकेंड, और इसी एम्पियर गुणा सेकेंड को हम क्या कहते हैं? कूलाम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सारे जो मात्रक हैं वो एक साथ देखेंगे। तो पहला तो मात्रक हमारा यही हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी को हम कूलाम कह देते हैं। ये इसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति है, उसका एक नाम, घर का नाम राम और घर बाहर का नाम, कॉलेज का नाम है उसका श्यामू, है, व्यक्ति तो एक का है, नाम दो हैं उसके। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, आवेश का मात्रक ये वही है और ये भी वही है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग हो गया है ना।
बात समझ पा रहे हो, चीज़ एक ही है। तो एम्पियर गुणा सेकेंड को ही हम कूलाम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखोगे बच्चों, इसका एक और मात्रक होता है। तो पहला तो मात्रक ये हो गया हमारा, दूसरा मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है बच्चों? स्टेट कूलाम। ठीक, इसके बाद तीसरा एक और मात्रक होता है, तीसरा मात्रक जो होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या होता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रो का ई चुराएंगे, मैग्नेटिक का एम चुराएंगे और यूनिट का यू चुराएंगे, तो EMU। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट शॉर्ट, ये जो पढ़ाया था आपको केमिस्ट्री में तो ऐसा ही लिखा रहता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा के बाद चौथा जो मात्रक है वो है फैरड। ठीक, तो ये है तुम्हारा फैरड। तो यहाँ पे आपको इतने और बहुत सारे होते हैं। और कैसे आप बनाओगे, तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हम ऐसे कह दें माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन मेन रूप से जो देखा जाए तो ये चार हैं, कूलाम है, स्टेट कूलाम है, विद्युत चुम्बकीय है और फैरड है। अब देखोगे यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे बता देते हैं। जो कूलाम है इसको हम बोलते हैं MKS पद्धति का मात्रक, MKS पद्धति, MKS पद्धति, या फिर इसे SI पद्धति भी बोलते हैं। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा MKS पद्धति क्या होता है। तो M से होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड प्रणाली। ठीक है, ये मेन प्रणाली है। ठीक, इसके बाद ये जो स्टेट कूलाम है ये किस में होता है, तो ये CGS पद्धति में होता है। क्या में होता है बच्चों? CGS पद्धति में होता है। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय मात्रक, तो ये केमिस्ट्री में ज़्यादा उपयोग में आता है। इसके अलावा ये जो फैरड है बच्चों, तो ये सबसे बड़ा मात्रक है। कैसा है ये मात्रक? सबसे बड़ा मात्रक का आएगा, सबसे बड़ा लगभग मात्रक है ये आवेश का। इनमें से सबसे बड़ा मात्रक यही है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? तो कितने मात्रक हो गए? तो पहला एम्पियर सेकेंड, इसी का नाम है कूलाम, ये MKS पद्धति का मात्रक है, इतनी बात याद रखोगे। दूसरा स्टेट कूलाम, ये CGS पद्धति का मात्रक है। तीसरा विद्युत चुम्बकीय मात्रक है। पांचवा ये फैरड है। अब देख लेते हैं फटाफट कि देखो यहाँ पे आपको संबंध बता देते हैं इन तीनों में। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक यहाँ पे देखेंगे, अब इनमें हम संबंध देख लेते हैं। ये तो चार मात्रक हमें याद हो गए। ठीक, अब जैसे आप लोगों को ये मालूम है बच्चों, देखो इधर, अगर हम आपसे कहें लंबाई का मात्रक कौन होता है? मीटर होता है कि नहीं? किलोमीटर भी होता है कि नहीं? सेंटीमीटर भी होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही आवेश के बहुत सारे मात्रक हैं, इनमें संबंध होता है आपस में कि नहीं? बताओ, होता है कि नहीं? अच्छा, ये बताया था 1 किलोमीटर में आपसे पूछ दिया जाए, बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो आपको मालूम है 1000 मीटर होते हैं कि नहीं? देखो इधर, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इनके बीच संबंध कौन बता रहा है? 1000। कौन बता रहा है? बता रहा कि नहीं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको मालूम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं बच्चों? 100। तो यहाँ भी तुम्हें मालूम इन दोनों के बीच संबंध मीटर और सेंटीमीटर में, तो ऐसे इनमें भी संबंध होता है। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? वो संबंध भी हम देख लेते हैं। क्लियर? तो देखो इधर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो कूलाम है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं संबंध कि जो 1 कूलाम है बच्चों, हम कहें कूलाम तथा स्टेट कूलाम में संबंध बताओ। तो 1 कूलाम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अच्छा, अब ये बताओ कि कूलाम बड़ा हुआ कि स्टेट कूलाम बड़ा हुआ? कूलाम बड़ा हुआ कि स्टेट कूलाम? तो स्टेट कूलाम बड़ा हुआ। बताओ। हाँ, इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ एक हमें पता चल गया कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसके बाद एक EMU भी आपको हमने बताया बच्चों, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। एक विद्युत चुम्बकीय मात्रक बराबर कितने होते हैं? 10 कूलाम। कितना होता है बच्चों? 10 कूलाम। अब यहाँ पे अगर देखोगे EMU बड़ा कि कूलाम, तो EMU बड़ा है कूलाम से, और यहाँ पे कूलाम बड़ा था स्टेट कूलाम से। ठीक है, अच्छा आगे इसके बाद कौन सबसे बड़ा मात्रक होता है? फैरड। क्या होता है बच्चों? फैरड। तो फैरड जो होता है 96500 96500 कूलाम के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये इनमें संबंध है। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। इसके अलावा और भी मात्रक आप बना सकते हो,
माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम, ठीक है, ऐसे बहुत बना सकते हो, लेकिन ये मेन मात्रक आपको याद रखने हैं। क्लियर, समझ पाए, इनको नोट कर लो। देखो बच्चों, आप देखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों? हमने आपको आवेश बता दिया क्या होता है। जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऊर्जा, प्रकृति में जितनी ऊर्जा ईश्वर ने दे दी है वो उतनी ही ऊर्जा रहती है। उसे ऊर्जा को ना तो व्यक्ति नष्ट कर सकता है और ना ही बना सकता है। बस क्या कर सकता है, एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल सकता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे आपकी जो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, तो विद्युत ऊर्जा जो होती है, जब आप फैन चलाते हो तो क्या होता है, फैन ऐसे घूमने लगता है। तो आप ये नहीं समझोगे कि विद्युत ऊर्जा जो है, हमारी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई है। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो क्या फैन चला रही है ना, तो फैन में क्या में बदल रही है, स्थानांतरित ऊर्जा में, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा क्या बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, जैसे आपका कोयला जलता है, कोयला मान लो ये कोयला है, ठीक, तो जब कोयला आप जलाओगे बच्चों, तो कोयला जलाने पे कोयला के पास कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। जब जलाओगे तो इससे क्या निकलेगा भाई, इससे ताप उत्पन्न होगा कि नहीं, गर्मी उत्पन्न होगी ना, तो इससे ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि रासायनिक ऊर्जा जो है कोयले की क्या में बदल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रही है। क्या में बदल रही है, यानी एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो ये मार्कर है, देखो ये मार्कर, तो ये मार्कर हमने यहाँ पे इससे पकड़े हुए हैं, इसके पास इस समय कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अब अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें, देखो ऐसे अगर छोड़ दें तो खड़ाक से नीचे गिरेगा, गति कर गया कि नहीं? तो गति करने के पश्चात इसकी स्थितिज ऊर्जा जो थी वो क्या बदल गई, गतिज ऊर्जा में। यानी ऊर्जा जो है, भगवान ने जितनी ऊर्जा बनाई है वो वास्तव में उतनी है, वो ना तो हम उसे आदमी कभी उत्पन्न कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब जितनी ऊर्जा ईश्वर ने दी है उतनी ही रहेगी, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। बस समझ पा रहे हो कि नहीं? एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, पूरा वो नष्ट, उसे ना तो हम नष्ट कभी कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं। ये काम किसका, ईश्वर का, वह इसी ने बनाया, उसी ने करे, ठीक है। इसी प्रकार आवेश संरक्षण है, यानी ईश्वर ने जितना आवेश बनाया बच्चों, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जितना आवेश ईश्वर ने बनाया है वो उतना आवेश फिक्स है। प्रकृति ने जितना आवेश बना दिया उतना आवेश फिक्स है। आवेश को भी ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब ये ना कह देना, कल हमने आपको उदाहरण बताया कि बालों को कंघी से जब आप रगड़ोगे, मतलब सॉरी है ना, कंघी को बालों से जब आप रगड़ोगे तो ये ना समझना कि हम ही ने तो आवेश उत्पन्न किया है इस पे धनावेश। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन को निकल करके बस वो गया है तुम्हारी बालों में, तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन में पहले ही था, पहले ही तो था। इलेक्ट्रॉन गया, उसके कारण प्रभावी रूप आपको दिखने लग गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आपने आवेश नहीं उत्पन्न किया है, वो पहले से था उसके पास। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश नहीं होता है, बता था ना, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हमेशा होता है, ये ईश्वर ने दिया है। प्रोटॉन पर धन आवेश हमेशा होता है, ये ईश्वर ने दिया है। तो इसी प्रकार आवेश को भी ना कोई व्यक्ति ना कोई इंसान उत्पन्न कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस आवेश जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित का मतलब इस वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाएगा और दूसरी वस्तु से इस वस्तु पर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? आवेश जो है इसको भी हम नहीं नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का। देखो लिखा हुआ है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जितना आवेश मौजूद है, यानी ईश्वर ने जितना आवेश दिया है उतना ही रहता है, ठीक है। अर्थात ना तो आवेश उत्पन्न किया सकता है, मतलब हम ना तो आवेश बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे, आवेश केवल स्थानांतरित हो सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल सरल, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे एक हमने देखो रिएक्शन लिखी हुई है केमिस्ट्री की। ये देखो क्या है बच्चों, NaCl। ये किसका सूत्र है, नमक का, NaCl। NaCl जब ये इसको आप अगर पानी में घोलोगे तो होता क्या बच्चों, ये अपने अणुओं में टूट जाता है। तो होता क्या, ये अपने अणुओं में टूट जाता है। कैसे टूटेगा, देखो NaCl जो है ये टूटता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। देखो इस पर आवेश है कि नहीं, देखो है ना आवेश। तो हम मान लेते हैं, देखो, या फिर हम ऐसे मान लो, या ऐसे मान लो, कहीं से तुम आवेश ले आओ, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इनको जोड़ दो, इनको क्या कर दो, जोड़, इनकी रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो, ये पहले रिएक्शन के पहले है, ये शुरुआत में है रिएक्शन, प्रारंभ में, और ये बाद में है। भाई पहले ऐसा था, और जब रिएक्शन हुआ होगा तब नमक तुम्हारा बना होगा। तो प्रारंभ में कितना कुल आवेश है और लास्ट में कितना कुल आवेश है, अगर दोनों समान आ जाएगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ आवेश संरक्षित रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी को हम देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से। देखो बच्चों, प्रारंभ में देखेंगे तो प्रारंभ में हम इस पे विचार करेंगे, इस पे प्रारंभ में हम इस पे विचार करेंगे। बच्चों समझ रहे हो ना इस पे? तो प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में आवेश, यानी प्रारंभ में आवेश,
और अंत में आवेश, यानी इसके पास आवेश कितना है। तो देखो प्रारंभ में आवेश की बात करें अगर बच्चों, तो Na पर सोडियम पर कितना आवेश है, देखो 1 है ना, सोडियम पर 1 क्या आवेश है, तो लिख देंगे प्लस का 1, कितना लिख देंगे, प्लस का 1 है ना। और इस पे सोडियम में कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 0। अंत में भाई जब सोडियम इधर बन गया है ना Cl, तो इधर सोडियम के ऊपर कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो इधर लिख देंगे 0। इधर देखो क्लोरीन पर इधर देखो शुरुआत में कितना आवेश है, माइनस का 1, कितना है बच्चों, माइनस का 1। इधर देखेंगे कोई आवेश है क्या क्लोरीन पर, नहीं है भाई, कोई भी आवेश नहीं है कोई, तो नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। फिर इधर देखेंगे, अब कुल आवेश मतलब इसको और इसको जोड़ करके बताएं कितना आवेश है, तो एक आवेश इस पे है और एक आवेश इस पे है, कुल कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। इधर देखो कुल आवेश कितना है, जब एक को आवेश ना Na पे था ना Cl पे था, तो कुल आवेश कितना होगा 0। अब क्या करो, सबको जोड़ दो टोटल, तो इसको जब जोड़ोगे +1 -1 ठीक, और 2, इसको अगर तुम जोड़ोगे, एक मिनट, हाँ, तो अब बच्चों यहाँ पे हम कुल आवेश देखेंगे, इस तरफ टोटल आवेश देखेंगे ना, तो टोटल आवेश कितना होगा, देखो इधर, तो +1 और -1 टोटल का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो +1 और -1 करेंगे तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, इधर बराबर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा कुल आवेश 0। और उधर अगर कुल आवेश निकालेंगे तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा। तो देखो शुरू में भी इनके पास कुल आवेश कितना था 0, और इनके पास भी कुल आवेश कितना है 0 है। तो है, देखो इधर आपको आवेश दिख रहा था, इधर आवेश दिख रहा था, इधर 0 दिख रहा था, तो कुल मिलाकर आवेश इनके पास भी तो 0 है। तो इसका मतलब पहले भी आवेश 0 था, अब बाद में भी 0 है। यही तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर, ठीक। तो यही बात हमने बताई आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यानी प्रकृति ने जितना आवेश दिया है उतना आवेश रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया सकता ना नष्ट किया सकता, जितना आवेश पहले था उतना आवेश हमेशा रहता है। ठीक है, समझ पाए, क्लियर, नोट कर लो सभी बच्चों। तो बच्चों हम समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण। देखो क्वांटीकरण का मतलब क्या है, क्वांटीकरण का मतलब देखो समझो, जैसे आप ये समझो, अगर मान लो कि हमारे पास एक सेब है, ठीक, और एक सेब है, और मान लो 2 बच्चे आ गए, है ना, कि हमको भी दे दो, हमको दे दो, हम क्या करेंगे, उस सेब को पूरा आधा काट देंगे, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, क्या करें, आधे देंगे, ठीक। बात समझ पा रहे हैं। हमारे पास एक सेब है, अगली बार 4 बच्चे आ गए, तो क्या करेंगे, आधा काटेंगे, फिर आधा काटेंगे, तो उसके 4 भाग करेंगे बराबर बराबर कि नहीं, सबको बराबर बराबर दे देंगे उसमें से। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन आवेश के पास ऐसा काम नहीं होता है। बात समझो, आवेश देखो क्या करता है, मान लो ये चीज़ है, देखो ये आपका एक मान लेते हैं कोई बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है, ठीक, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। अब समझना क्या बताया बच्चों, यहाँ से हमें इसको आवेशित करना है। तो देखो अगर इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अगर इससे के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बात समझना, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, समझना, तो इसके पास एक धनावेश आ जाएगा। जिसने दिया है उस पर क्या आता है, धनावेश, और जिसने लिया है, अब भाई इसने लिया है, उसके ऊपर ऋणावेश आता है। इतना जान रहे हो ना। तो इसने दिया है तो उसके ऊपर धनावेश एक आ गया, उसके ऊपर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अब देखो, अब मान लो कि इसके पास एक का इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इस पहले वाले बॉक्स के पास। अब इसके 2 छोटे छोटे बॉक्स और आगे, समझना, ये पहला वाला जो बॉक्स है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, मान लो हम ये कह रहे हैं, है ना, एक का इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने आपको बताया हमारे पास एक का सेब था, और 2 बच्चे आए तो आगे, तो हमने इसको आधा आधा करके दे दिया। अगर 2 यहाँ पे बॉक्स ऐसे आ गए इसके छोटे छोटे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये अब ऐसा नहीं करेगा कि आधा इसको इलेक्ट्रॉन दे दे और आधा इसको दे दे। बात समझ पाए कि नहीं। हमने सेब को क्या कर दिया था, काट करके आधा आधा दे दिया था। लेकिन ये कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आधा आधा किसी चीज पर नहीं जा सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर किसी को तुम दोगे तो या तो 1 दो पूरा, या तो 2 दो पूरे, या तो 3 दो, या 4 दो, या 5 दो, या 6 दो, या 7 दो, ऐसे दे सकते हो। कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को 1/2 या आधा, ठीक है, 3/2, 4 ऐसे दे सकते हो, 4/3, यानी भिन्न के रूप में कभी भी आप आवेश को एक चीज से दूसरी चीज पर नहीं दे सकते। बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर आप दोगे तो पूरा दोगे, है ना, ऐसा नहीं कि आधा काट फूट के दो, आधा लेता है नहीं कि भैया आधा सिस्टम नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं। बस यही सिद्धांत, इसी सिद्धांत को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। और एक जो आवेश तुम दे रहे हो, एक आवेश जो दे रहे हो, तो देखो एक आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो,
आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो इसी को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा। तो बच्चों समझ पाए कि नहीं? ठीक। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है ई बराबर, देखो इधर समझना, वो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ध्यान से समझते रहना। क्या बताया? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इतना आवेश इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिया, एक दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया। ऐसा नहीं कहेगा ये आधा देगा इसको, आधा नहीं। कितना देगा? 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा, ऐसे ही दे सकता है अनंत तक। ठीक, पूरा पूरा देगा। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि यहाँ पे जो ये ई का मान आया है, इसी को हम बच्चों बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं इसी को? मूल आवेश। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि मूल आवेश जो होता है उस पर कितना आवेश होता है, तो आप बताओगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों एक चीज और समझो। मान लो देखो इधर यही चीज जो है, मान लो इसने पहले शुरुआत में कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। देखो इधर कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 1। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 1 ई, यही तो लिखोगे 1 ई। ठीक, समझ पा रहे हैं? फिर इसका मन हो गया चलो एक और दे देते हैं, तो एक जब इसने इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया तब तुम क्या लिखोगे यहाँ? 2 ई। फिर इसका मन हुआ चलो एक और मांगने लगा तो ले लो भाई एक और, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? 3 ई। बात समझ पा रहे हैं? तो ये देखो ये मूल आवेश है और ये क्या है? नंबर है। कौन सा नंबर है? तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो क्या आप देख क्या रहे हो कि जो मूल आवेश में प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज रूप ही आप दे सकते हो। बात समझना। मूल आवेश में प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज, पूर्ण का मतलब पूरा गुणा, पूर्ण गुणज रूप ही आवेश स्थानांतरित हो सकता है। बात समझ पाए? तो इसी में देखो ये जो मूल आवेश है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये प्राकृतिक संख्या जो है इसको बच्चों हम एन से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से? एन से। इधर लिख देते हैं स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश जो है ये आवेश इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, सॉरी एन, ई से ही रहेगा, आवेश तो ई से रहेगा। ठीक, हाँ। तो अब ये देखो ये तुम्हारा ये क्या है? ये एन नंबर कोई भी हो सकता है। एन बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और ई तो तुम्हारा उतना ही रहेगा। कितना? ये तो मूल आवेश है ना, उतना ही रहेगा। तो अगर तुम यहाँ से क्यू कुल आवेश निकालो, क्या निकालोगे बच्चों? कुल आवेश। तो क्यू बराबर निकलेगा एन इंटू ई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा देखो इधर Q बराबर N इंटू ई, ये एक सूत्र निकल के आया। यहाँ पे समझो Q बराबर N इंटू ई क्या है? कह दो। तो देखो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हम आपसे पूछेंगे बताओ इस पे कितना आवेश आ गया होगा। तो तुम कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने दिया है तो जितना एक आवेश पे आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना आवेश इसके पास आ गया होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है ना। अच्छा, अगर हमने कहा इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बताओ इसके ऊपर कितना आवेश आ गया होगा? तो तुम बताओगे जितना 2 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश होता है उतना आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इतना। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। 2 इलेक्ट्रॉन अगर दिया है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? इतना आवेश आ जाएगा। और इसी को बच्चों आप ई से प्रदर्शित कर रहे हो ना, तो हम यहाँ पे ई भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, और देखो अगर हमने कहा इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए तब इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? तो यहाँ 3 गुणा करेंगे। ऐसे ही अगर हम कह दें 4 5 6, तो ऐसे हम कह दें n इलेक्ट्रॉन अगर दिए तो कितना आ जाएगा? तो n इंटू ई। तो अगर हमने n इंटू ई, ये अगर हमने कहा इसको हमने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए n, तो इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? n इंटू ई। तो आवेश आ जाएगा n इंटू ई। तो यही q बराबर होता है n इंटू ई। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके ऊपर कुल कितना आवेश आ जाता है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। अच्छा, कुल तो एक ई का मान हो या पता होना चाहिए, और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। दोनों का गुणा कर दोगे तो क्यू बराबर तुम्हारा कुल आवेश निकल जाएगा। तो वही सूत्र है आपका क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक, समझ पाए कि नहीं? तो अब यही पढ़ लेते हैं क्वांटिक करंट हो क्या है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से विभाजित मतलब भाग में काटा नहीं जा सकता है। जैसे अभी हम सेब को काट दिए थे तो उसको विभाजित कर दिए थे कि नहीं, ऐसे वैद्युत आवेश को ऐसा नहीं कर सकते कि आधा कर दिया हमने। ठीक, फिर आवेश को केवल किसी प्राकृतिक संख्या के प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है ना, हमने क्या बताया? आवेश को केवल किसी प्राकृतिक संख्या के पूर्ण गुणज, देखो प्राकृतिक संख्या ये है n बराबर 1 2 3 4,
पूर्ण गुणज का मतलब पूरा गुणा। देखो इसमें 1 का गुणा हो रहा था, ये जब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो 1 का गुणा, जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो 2 का गुणा, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो 3 का गुणा। ठीक, तो पूर्ण गुणज का मतलब होता है पूरा गुणा। क्या बताया, किसी प्राकृतिक संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही लिया जा सकता है। इसे ही आवेश के इस तरह के व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। और ये जो आप आवेश एक दे रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। क्या कहते हैं इसे, मूल आवेश। यहाँ तक समझ पाए, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल सरल भाषा में भी आप बता सकते हो कि आवेश जो होता है उसे हम भिन्नात्मक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम केवल पूर्ण संख्या के रूप में ही लिख सकते हैं। यह आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहलाता है। बिल्कुल सरल है ना। लेकिन एक यहाँ पे अपवाद आप देख लो, एक अपवाद नहीं है, एक कण होता है क्वार्ट्ज। ठीक, क्वार्ट्ज आप देख रहे हो ना बच्चों, तो ये क्वार्ट्ज है, इसके ऊपर कितना आवेश रहता है, तो इसके ऊपर आवेश रहता है प्लस का 1/2e या फिर प्लस का 3/2e। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पाए? क्या बताया कि ये क्वार्ट्ज नाम का एक ये कण है, इसके ऊपर प्लस का 1/2e या 3/2e आवेश रहता है। तुम कहो अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों आवेश का क्वांटीकरण का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास तो आधा आवेश आ गया देखो, और इसके पास 3/2 आ गया, तो कहते ये आवेश का क्वांटीकरण का पालन नहीं करते। नहीं भाई, ये भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास होता तो जरूर है आधा आवेश और इनके पास 3/2 आवेश, लेकिन ये कभी बाहर निकल के नहीं आते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? परमाणु के अंदर ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखो इस परमाणु से निकलेगा, इसमें कूद जाता है, इससे उसमें कूद जाता है, लेकिन ये क्या है, ये अंदर ही रहते हैं। इनको अगर ये निकलेगा तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? ये यानी परमाणु के अंदर ही रहता है, कभी स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आ सकता। तो जब बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये आवेश के क्वांटीकरण का पालन कर रहा है। जब बाहर नहीं आएगा तो भाई इसका मतलब आवेश का क्वांटीकरण का पालन करता। तो कभी कभी ये पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा कण है जिसपे 1/2e और 3/2e के बराबर आवेश रहता है, फिर भी वो आवेश के क्वांटीकरण का पालन करता है। तो बताओगे क्वार्ट्ज है, कौन है? समझ पाए? ठीक है, चलो।